विक्रम जी, अब आप मुझे एक बात बताइए। हाँ कुछ जी। लोग बिना मेहनत के ही बहुत कुछ पा लेते हैं और सबसे ज्यादा जो आजकल मैं सुन रही हूँ यूथ को एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, ये बहुत ज्यादा है। जब भी आप किसी चीज को आप किसी एक चीज पे ज्यादा फोकस कर गए ना, आजकल क्या है, यूथ में वर्क बहुत ज्यादा करते हैं लोग, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। और मुझे क्या लगता है ये देखा दिखाई में भी ये चीजें बहुत बिल्कुल हो ज्यादा रही है। है कि हम जब ज्यादा पैसे कमाएंगे तो लोग हमें इज्जत भी देंगे, सोसाइटी में हमारा नाम भी होगा। और ज्यादा पैसे कमाना एक ट्रेंड सा बन गया है कि बगल वाले के पास अगर फॉर्च्यूनर है ना, तो मुझे फॉर्च्यूनर से बड़ी गाड़ी ही चाहिए, तभी मेरा स्टेटस बनेगा। तो ये जो स्टेटस एक दूसरे को दिखाना, इन चीजों में भी इंसान ज्यादा डिप्रेशन में रह रहा है कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं। कंपटीशन ये चीज उसको और ज्यादा अंदर। हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट समायरा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सोच से सक्सेस तक में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर विक्रम शुक्ला और आज हम इनसे जानेंगे लाइफ से जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब। मैं आपका स्वागत करती हूँ विक्रम शुक्ला जी। और कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। तो विक्रम शुक्ला जी, आपका ये सफर कैसा रहा एस्ट्रोलॉजर बनने तक का? बस जैसा सभी का होता है, एक स्ट्रगल फेज, फिर एक सक्सेस फेज। तो दोनों के बीच में जो चीजें होती हैं, इंसान को तभी रुकना होता है और तभी चलना भी होता है, क्योंकि लाइफ आपकी बूम डाउन यस उस पे चलती रहती है। एब्सोल्युटली। मैं जानना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी आखिर काम कैसे करती है? अगर फ्रैंकली बात की जाए कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है, तो आपको कई लोग अलग अलग चीजें बताएंगे, बट जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, कोई भी प्लैनेट, क्योंकि ये प्लैनेट बेस होती है, 9 प्लैनेट होते हैं, 12 राशियां होती हैं, और वो प्लैनेट किन राशियों में बैठे हैं वैसे वो ग्रह अपना रिजल्ट देते हैं। और जो मैंने स्टडी की, मैंने रिसर्च की कि सारे प्लैनेट्स की अपनी अपनी एक एनर्जी है, और जो राशियां हैं वो एनवायरनमेंट है, माहौल है। तो जब उस एनवायरनमेंट से प्लैनेट जुड़ता है तो वो अपनी एनर्जी उस हाउस को देता है, और वही एनर्जी काम करती है। जो प्लैनेट्स होते हैं, आपको भी पता है, 5 तत्व हैं हमारी पृथ्वी में, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। यही वो एनर्जी है जो हमें भी चला रही है और ये पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। इसमें मंगल अग्नि तत्व का प्लैनेट है, गुरु भी अग्नि तत्व के हैं, सूर्य भी हैं अग्नि तत्व के, शुक्र पृथ्वी तत्व के प्लैनेट हैं, शनि जो है वो वायु तत्व के प्लैनेट है। तो ये प्लैनेट्स की एनर्जी है, आप इन्हें प्लैनेट ना कह के आप एनर्जी भी कह सकते हैं। ये मंगल की एनर्जी, ये सूर्य की एनर्जी, ये शनि की एनर्जी, और वही एनर्जी हमारे जीवन को प्रभावित करती है हमेशा, बचपन से लेके हमारी मरने तक। हर व्यक्ति उसी एनर्जी के प्रभाव में रह के ही काम करता है। ये एनर्जी नहीं है तो व्यक्ति काम नहीं कर सकता। तो ये कह लीजिए सीधा कि एनर्जी और लाइफ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसी को एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है। ठीक है। और अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि मेडिटेशन, आजकल अगर कोई तनाव में हो या कोई मुश्किल हो तो उसको एक ही सलाह दी जाती है कि मेडिटेशन करें, ठीक है? तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेडिटेशन इसमें कैसे हेल्प करता है और डिप्रेशन और लाइफ स्टाइल जो है इंसान का, उस पर क्या प्रभाव रहता है मेडिटेशन का? मेडिटेशन वैसे तो कहना चाहिए कि ये सारी चीजों की एक एनर्जी है ना। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप अपने आप को बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करते हो और अपनी अंदर की ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हो, इनर एनर्जी। और वो जो इनर एनर्जी है हमारी, वो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ी हुई है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी बॉडी, अगर साइंस की भाषा में बात करें, तो बहुत से हार्मोन्स रिलीज करते हैं। जैसे आप खुशी का हार्मोन है डोपामिन, और भी ऐसी गामा रेज उसकी बढ़ती हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो बाहर ना जाके हमारे अंदर ही कन्वर्ट होने लगती है, और वो कन्वर्ट करके हमें डिवाइन एनर्जी से जोड़ती है। और जब हम डिवाइन एनर्जी से जुड़ते हैं तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ता है, हम शांत भी होते हैं, हमारे थॉट भी रुकते हैं,
कम होते हैं अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप, तो वो थॉट भी कम होते हैं धीरे धीरे। जितनी ज्यादा आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़ेगी उतना ही आप कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ के अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। तो मेडिटेशन ये सारे ग्रहों की एक रेमेडी है अगर आप एस्ट्रोलॉजी से बात करें, और मेडिटेशन आपकी जिंदगी को बदलने में बहुत अच्छे से आसानी से काम करेगा। क्योंकि आज का जो समय आ गया है ना, वो ऐसा समय है कि व्यक्ति को मानसिक बल की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि वो आज देखिए आप झेल नहीं पा रहे लोग स्ट्रेस को। क्यों, क्या कारण है इसका? स्ट्रांग नहीं है मेंटली, मेंटेलिटी कम, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है लोगों का, लोग डर ज्यादा रहे हैं। तो जैसे ही आप जब शांत माइंड से काम करते हैं ना, अपने बहुत से स्लोगन भी सुने होंगे कि धैर्य ही व्यक्ति की कुंजी है आगे बढ़ने की। तो जब आप शांत होके मेडिटेशन करते हैं तो जो आंतरिक बल है आपका वो बढ़ता है, और उसको जब आप अंदर से स्ट्रांग होगे ना तो आप बाहर से ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाओगे। जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट होगे तो आप बाहर से भी ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो मैं तो ये कहता हूं कि हर व्यक्ति को कम से कम 10 से 15 मिनट पर डे मेडिटेशन करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। उसी से आपको लाइफ में बहुत फर्क देखने को मिल जाएगा। मन के हारे हार, मन के हार, जीते जीत। और मन को मजबूत करता है, मन के साथ साथ आपके ब्रेन को भी मजबूत करता है। अब देखिए मेडिटेशन जो भी व्यक्ति करते हैं उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, वो किसी एक चीज पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हैं। और आजकल ये दिक्कतें हैं, लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी एक चीज में। तो मेडिटेशन आपको बहुत कुछ हेल्प करता है, जो करेगा वही देखेगा। कहते हैं ना कि तैरना अगर आपको सीखना है, स्विमिंग सीखनी है, तो पानी में ही उतरना पड़ेगा। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो उसके बेनिफिट आपको खुद दिखाई देंगे, वो किसी के बताने से आप उतना भले ना समझ पाए। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी मेडिटेशन की। अब अगर हम बात करें मैनिफेस्टेशन की, तो इससे आपकी लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या सच में मैनिफेस्टेशन से लाइफ में चेंजेस आते हैं? और मैनिफेस्टेशन मतलब असल तौर में है क्या चीज? मैनिफेस्टेशन एक थॉट प्रोसेस है, और वो थॉट प्रोसेस ऐसी है कि आपने जो सोचा वो घटना घटित हुई। ठीक है। इंसान की जिंदगी में कोई भी चीज जब वो चाहता है, वो सबसे पहले शुरुआत होती है उसकी थॉट प्रोसेस से। जैसे किसी को अमीर बनना है तो सबसे पहले तो उसके थॉट में आएगा कि मुझे अमीर बनना है, वो थॉट आया। फिर वो बार बार उस चीज को सोचेगा कि मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है। तो जब उसकी आंतरिक ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ के फिर उसे उस तरह का रास्ता दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन इंटेंशन आपकी होनी चाहिए उस लेवल की कि आप अपना संदेश कॉस्मिक एनर्जी तक पहुंचा सको। तो मैनिफेस्टेशन का सिंपल सा मतलब है थॉट प्रोसेस। आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। सिंपल अगर एक बात कही जाए तो जितना अच्छा सोचोगे आप उतना अच्छा आपकी इनर एनर्जी भी आपको रिस्पॉन्स देती है। जैसे आप हैप्पीनेस जो होती है उसमें आपकी बॉडी डोपामिन रिलीज करती है। तो जब आप खुश होगे तो आपकी बॉडी डोपामिन देगी, आपको अपने आप खुशी महसूस होगी, शांति महसूस होगी। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन काम करता है। अगर आप सोचो कि आप किसी नेगेटिव थॉट को बार बार सोचो, आप थोड़ी देर बाद देखना कि आप वैसे ही होने लग जाओगे। आप खुद ही डिप्रेस्ड हो जाओगे कि नहीं ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। तो आपको अपने आप को पॉजिटिव कैसे करना है कि आपको सिग्नल देना है अपने दिमाग को कि ये मेरे लिए पॉजिटिव है, मैं इस काम को कर रहा हूं या कर रही हूं, इस चीज को करने से मुझे फायदा होगा। आप अच्छा सोचो तो अच्छा करो। और इस चीज को अगर एस्ट्रोलॉजी से बात की जाए तो एस्ट्रोलॉजी में 5वां घर जो होता है वो हमारे थॉट प्रोसेस का होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कुंडली का 5वां घर। आप जैसा सोचोगे अब वैसा एक्ट करोगे। तो काम तो एक्ट करेगा, लेकिन पहली प्रोसेस आपकी थॉट प्रोसेस है। पहला आपको सोचना ही पड़ेगा। तो मैनिफेस्टेशन एक शुरुआत है उस काम की। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि हम काम करें
और सब कुछ बैठे बिठाए हो जाए तो नहीं, उसको वर्क भी करना पड़ेगा, उसको कर्म भी करना पड़ेगा, उसको मेहनत भी करनी होगी। पर पहला काम है उसको जगाना, उसके अंदर वो थॉट प्रोसेस पैदा होनी चाहिए कि हम ये काम करें। और यूनिवर्स का एक सिंपल सा रूल है, जो दोगे यूनिवर्स आपको वही बदले में देगा और कई गुना होके देगा। तो आप अच्छा सोचोगे तभी तो अच्छा करोगे ना, जो बोगे वो पाओगे। आप सोचोगे ही नहीं तो आप करोगे कैसे? तो इसलिए मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसे लोगों ने थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया कि बस सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही है। नहीं, मैनिफेस्टेशन को आप अपने कर्मों से जोड़िए। बिल्कुल। एक अच्छा गोल बनाइए अपनी लाइफ का, अच्छे थॉट के साथ काम शुरू करिए, तो आपके कुंडली का भी 5वां घर अपने आप बैलेंस हो जाएगा। आपकी जितनी अच्छी सोच उतना अच्छा आपका काम। ठीक, बिल्कुल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं इंसान को सबसे ज्यादा जब एक खुशी होती है वो माँ बाप बन के होती है, जब वो पेरेंट्स बनते हैं। पर आजकल के टाइम में जो है कपल्स कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रेगनेंसी इश्यूज हो रहे हैं, इसका एस्ट्रोलॉजी से क्या ताल्लुक है? इसको एस्ट्रोलॉजी से कहना चाहिए, देखिए कुछ समय पहले आज से अगर हम एक पीढ़ी पीछे जाएं तो कई लोगों को आपको 8 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, 6 बच्चे कॉमन होते थे। कोई ये सवाल लेके एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता था कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है तो इसका हमें उपाय बताइए। कुछ हेल्थ इश्यूज हों वो अलग बात है, पर मोस्टली मतलब 90% सब ठीक है लोगों में यही होता था कि सब ठीक है। उसका एक कारण ये भी था लाइफ स्टाइल, कम एज में शादी भी हो जाती थी। आज के समय में थोड़ा एज भी ज्यादा हो गई है, लोग 30-35 तक शादी नहीं करना चाहते हैं। तो जो प्रकृति ने हमें दिया है हमने उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, थोड़ा टाइमिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, एंजाइटी, वर्कलोड ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, वो सब भी वजह है इसमें ना होने का। और एस्ट्रोलॉजी पहले भी थी, एस्ट्रोलॉजी अभी भी है। अगर आप ये कहें अगर शादी की एज को थोड़ा कम कर दिया जाए ना तो मुझे लगता है कि अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी काम करती है। अगर जैसे हम यहाँ इंडिया में हैं, हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में देखें कि कोई काला है या गोरा है तो हमारे यहाँ सांवला कलर मोस्टली चलता है, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी हैं कि जहाँ पे काला कलर ही ज्यादा लोग होते हैं। तो वो चीज देश काल परिस्थिति के हिसाब से है। तो आप अफ्रीका वाले व्यक्ति को ये नहीं कह सकते हो कि आपका सूर्य लगन में है या शुक्र आपका लगन में है तो वो आप सुंदर होने चाहिए, आप गोरे होने चाहिए, ऐसा नहीं। इसमें ये भी कुछ हमारी भी ह्यूमन एरर है और कुछ एस्ट्रोलॉजी तो पहले भी थी। हाँ, एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है कि आपको कंसीविंग में, जैसे किसी का चंद्रमा कमजोर है, जैसे किसी का शुक्र कमजोर है, अगर ये प्लैनेट कमजोर हैं तो कंसीविंग में दिक्कत आएगी। आप रेमेडी करके इनको स्ट्रॉन्ग करके आप रिजल्ट बेहतर ले सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी आपको वहां पे हेल्प करती है। मेरे पास कई केसेस आए हैं ऐसे कि बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी इशू है, कुछ लोगों के हो भी गए क्योंकि उन्होंने उस चीज के, उस एलिमेंट के उपाय करके शुक्र के एलिमेंट को, चंद्रमा के एलिमेंट को बैलेंस कर लिया। जैसे एक है 5वां घर हमारी संतान का होता है। अगर 5वें घर में राहु प्लैनेट हो या केतु प्लैनेट हो तो ये कहा जाता है सामान्य तौर पे कि कंसीविंग में दिक्कत होगी या बच्चा होने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उसकी उपाय भी कर सकते हैं, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है। और अगर हम कर्म को एस्ट्रोलॉजी से, मतलब अगर हम बोले कि कर्म और एस्ट्रोलॉजी को एक जगह पर रखें तो ये मतलब आपको ठीक लगता है कि कर्म एस्ट्रोलॉजी पे भी इफेक्ट डालते हैं, फर्क पड़ता है कर्मों से एस्ट्रोलॉजी पे? देखिए, कर्म और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों अलग चीजें हैं ही नहीं, ये एक दूसरे की वाइस वर्सा काम करती हैं। हमारा जो बर्थ चार्ट है वो भी हमारे कर्मों का ही फल है। जो हम आज जिस परिस्थिति में हैं या जो भी हमें, मान लीजिए कोई प्लैनेट हमें नीच का है हमारी कुंडली में या किसी पाप
ग्रह के प्रभाव में है तो यकीनन हमने उस प्लैनेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ गलत कर्म किए हैं, तभी वो आज हमारे कुंडली में शो हो रहा है कि निगेटिव है। पांचवा घर हमारे पूर्व पुण्य भावों का भी है, मतलब हमने पूर्व जन्मों में क्या अच्छे कर्म किए हैं और जिनको हम इस जन्म में लेके आए हैं अपने साथ, वो दिखाता है। नौवां घर हमारी कृपा का है, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर कितनी है। अगर नौवां घर अच्छा है तो कृपा होती है ईश्वर की। तो पांचवा और नौवां ये त्रिकोण में भी है। जिस व्यक्ति का पांचवा और नौवां हाउस अच्छा है उस व्यक्ति की पॉजिटिव ग्रह बैठे हुए हैं, पॉजिटिव इफेक्ट है उन हाउसेस पे। ये समझ लो व्यक्ति ने पुराने जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तभी उसका आज वो हाउस अच्छा है, और ऐसा व्यक्ति कोई काम करेगा भी ना तो बहुत जल्दी सक्सेस होगा, उसको आसान होगा चलना। लेकिन अगर वहीं पाप प्रभाव में है पांचवा हाउस, नौवां हाउस, तो ऐसे व्यक्ति का आप ये सिंपल समझ सकते हैं कि पुराने जन्मों में कहीं ना कहीं उसका कार्मिक बंधन, कार्मिक ऋण कुछ रह गया है जिसके कारण वो प्लेनेट खराब हुआ है। मैं सिंपल आपको बताता हूं, जैसे शनि को कहते हैं कि जो भी लेबर होते हैं या निम्न वर्ग के लोग हैं, लेबर वर्ग के लोग हैं, वेटर्स हैं, या जो भी साफ सफाई का भी जो काम करते हैं, शनि और राहु इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने इनसे रिलेटेड कोई गलत कर्म किया है तो वही प्लेनेट आपका खराब होगा। शनि और राहु ये तभी खराब होंगे जब अपने आपने उनसे रिलेटेड कुछ गलत काम किए। और अगर आप इस जन्म में भी करोगे, अगर आप करते हैं, अब जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बहुत बात करते हैं, बहुत किसी भी लेबर से या किसी भी अपने सबऑर्डिनेट से तो थोड़ा सा दबा के, डोमिनेट करके या उनके दिलों को दुख देते हैं। तो जब आप दुख देते हैं तो ऑटोमेटिक आपका चंद्रमा डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये सब कुछ कर्मों से ही जुड़ा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी हो या मेडिटेशन हो या कोई भी चीज हो, एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा भूल गया, कर्म हर चीज से जुड़ा हुआ है। कर्म जो होता है ना वो आधार स्तंभ होता है, हमारा जो बेस है काम करने का। हमने जो भी कर्म किए हैं उसकी वजह से हम आज यहां हैं। जितने अच्छे कर्म होंगे उतनी अच्छी एस्ट्रोलॉजी भी हमारा साथ देगी और कुंडली भी साथ देगी, क्योंकि प्रकृति का एक ही नियम है ना, हम जो देंगे वही हमारे पास वापस आएगा। तो कभी किसी को दुख ना दें, कभी किसी को मेंटल ट्रॉमा ना दें। अगर आप अपने पिता की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपका सूर्य अच्छा रहेगा। अगर आप चंद्रमा को अच्छा रखना चाहते हैं तो आप अपनी माता की रिस्पेक्ट करें, उनकी सेवा करें। मंगल भाई का रिप्रेजेंटेटिव है तो मंगल अच्छा होगा अगर आप अपने भाई से अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बुध है अगर तो वो बहनों का कारक है, बहनों से अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे तो आपका बुध मरकरी प्लैनेट भी अच्छा रहेगा। और राहु केतु, आप जो लेबर वर्ग हैं उनसे अच्छा रिलेशन बना के रखें। आप उन्हें, आप देखा कभी आप रेस्टोरेंट में जाइए, जो भी वेटर्स होते हैं या जो गार्ड होते हैं, आप उनसे अच्छे से बात करके आइए, आप उनको थोड़ी सी टिप करके आइए, टिप दे के आइए, वो आपका ऑटोमेटिक शनि राहु को बैलेंस कर देगा। आप उनसे डिसरिस्पेक्ट ना करें। तो मैं तो यही कहूंगा कि डिसरिस्पेक्ट तो वैसे भी किसी को किसी से नहीं करनी चाहिए, और अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो ये आपके प्लैनेट को भी खराब करता है। और वहीं पे फिर कई लोग आते हैं उनकी कुंडली में उच्च के प्लैनेट बैठे होते हैं, लेकिन कहते हैं हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, हमारी तो दशा भी आ गई, हमें तो अच्छा होना चाहिए था। पर जब मैं उनसे पूछता हूं तो कभी कभी तो बोल देते हैं पर कभी नहीं भी बताते हैं। फिर मैं कहता हूं आपने क्या किसी की पेमेंट रोकी है, या आपने किसी का हक किसी को नहीं दिया है। अब मंगल जिसका नीच का हो किसी भी कुंडली में, और अगर पूरी फैमिली में अगर मिले, क्योंकि मेरे पास आते हैं पूरी फैमिली कुंडली दिखाती है, तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा था कि आपकी पूरी फैमिली में मंगल नीच का था। मैंने पूछा कि आपके एंसेस्टर्स ने, पूर्वजों ने कुछ किसी की जमीन वगैरह कुछ गलत तरीके से हासिल की है क्या? तो पहले तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन फिर उन्होंने बताया, धीरे से बताया। तो आपके आज के कर्म आपकी पीढ़ियों पे भी ट्रांसफर होते हैं।
ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो ये कर्म का सिद्धांत तो बहुत बड़ा सिद्धांत है। आपके कर्म ही आपका प्रारब्ध बनाता है और आपका कर्म ही आपका भाग्य बनाएगा। और जितना अच्छा कर्म उतना अच्छा भाग्य, क्योंकि ईश्वर जब किसी को देता है तो ऐसा तो भेदभाव तो करेगा नहीं ना कि आपको ज्यादा दे दिया। पानी अगर बारिश होगी तो बराबर होगी सबके लिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई झोपड़ी में रह रहा है तो उसके लिए अलग बारिश का रूल होता है, कि कोई महलों में रह रहा है, बड़े घर में रह रहा है तो उसके लिए अलग बारिश का रूल होता है। ऐसा नहीं होता। ईश्वर सबको बराबर देता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको यूज कैसे करते हो, आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हो। ईश्वर ने आपको एनर्जी दी, आपने एनर्जी से अच्छा काम किया या किसी का मर्डर किया, दोनों आपके हाथ में था ना। आप चाकू से चाहे तो आप सब्जी काटो, चाकू से चाहे आप किसी को परेशान करो, तो वो आप पे डिपेंड करेगा। तो कर्म का सिद्धांत ही वास्तविक रूप से सबसे बड़ा सिद्धांत है और सारी चीजों का बेस यही है। कर्म अच्छा तो सब अच्छा। और थोड़ा भले कहते हैं कि कर्म अच्छा करो, रिजल्ट भले देर से मिले पर वो मिलेगा जरूर, चाहे 10 साल बाद मिले चाहे 20 साल बाद मिले, मिलना जरूर है। उसको कोई छीन नहीं सकता। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप शॉर्टकट तरीके से निकल जाइए गलत करके, क्योंकि आप सबसे झूठ बोल सकते हो पर आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो अगर अपने आप को, प्लेनेट को अच्छा रखना है, अगर आपको अपनी लाइफ को आसान बनाना है तो आप अच्छे कर्म करें, तभी हो सकता है। एक कहावत आपने सुनी होगी, जो दूसरों का गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे पे गिरता है। वो कहावत ऐसी नहीं कि आप गड्ढा खोदोगे तो आप ही जाओगे गिरोगे। इसका मतलब यही है। यहाँ पे भी तो बुरा होगा। यहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन का रोल है। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो यकीनन उसके साथ अच्छा होना हो आपके साथ जरूर अच्छा होगा, क्योंकि आप यूनिवर्स को वो एनर्जी दे रहे हैं, है ना। इसलिए आप अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो, वही आपकी लाइफ को अपने आप आसान और सरल बना देता है। मैंने खुद किया है, मेरी लाइफ भी बेटर हुई है इन चीजों से। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा, बहुत रिलेशन है अच्छा कर्म का। विक्रम जी, अब आप मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग बिना मेहनत के ही बहुत कुछ पा लेते हैं और कुछ मतलब मेहनत करते रहते हैं फिर भी वो उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो इसमें भी एस्ट्रोलॉजी का ही हाथ है, ग्रहों का ही खेल है? इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बट एस्ट्रोलॉजी भी एक फैक्टर है। अच्छा, ठीक है। इसको ऐसा समझिए, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं पर उन्हें नहीं मिलता, और कुछ लोगों को बाय बर्थ मिल जाता है ना। ये भी कहीं ना कहीं उसके कर्मों से ही आता है। एक व्यक्ति झोपड़ी में पैदा हुआ, गली में, है ना, और एक व्यक्ति अमीर के घर में पैदा हुआ। ऐसा क्यों? अगर कर्म का सिद्धांत नहीं है तो ऐसा क्यों? और वही चीज बताती है एस्ट्रोलॉजी, जो इसके प्लैनेट्स होते हैं। अगर किसी का सेकंड हाउस स्ट्रांग है तो वो पैसे वाला होगा। अगर उस पे पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, अच्छा इफेक्ट है सेकंड हाउस में, 11th हाउस में, तो उसके पास पैसा आएगा, अच्छा पैसा आएगा, उसको अपने एंसेस्टर्स से अच्छी वेल्थ मिल जाएगी। अब हो सकता है कि वो अपनी वेल्थ अपने कर्मों से बर्बाद कर दे, पर भाग्य का काम है उसको मिलना, वो मिलेगा, उसको मिला, वो मिलेगा। वो संभाल पाए या ना संभाल पाए वो उसके व्यक्तिगत हाथ में है, उसके व्यक्तिगत कर्मों पे डिपेंड करेगा। समझ गई। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये होता है कि कोई अमीर, कोई कम मेहनत में भी ज्यादा पाता है और कोई ज्यादा मेहनत करके भी कम पाता है। अगर आपके भाग्य भाव में शनि बैठा है यानी 9th हाउस में, तो भी आपका भाग्य देर से काम करेगा, बट करेगा, पर करेगा। शनि डिले करता है, डिनाई नहीं करता है। तो जब भी आप किसी की कुंडली में शनि को देखें तो आप उसे ये कह सकते हैं कि बेटा आप मेहनत अच्छी करना, आपको मिलेगा जरूर, थोड़ा हो सकता है देर से मिले पर मिलेगा। और शनि का सिद्धांत है, शनि सिखा के देते हैं। वो शनि आपको लायक बना के ही देते हैं, आपके पेशेंस को चेक करते हैं। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि जब आप उस चीज को पाने के लिए कुछ कर्म कर रहे हो ना, और जब आपकी इच्छा मर गई अंदर से कि नहीं अभी ये मुझे नहीं चाहिए, तो शनि देते हैं और सॉलिड देते हैं, फिर वो आपसे कोई छीन नहीं सकता उसको। अगर शनि 9th हाउस में है तो ऐसा कहा जाता है कि 36 की एज के बाद ही आपको एक लाइफ का एक स्टेबल फेज और सक्सेस का फेज मिलेगा।
तो जो 20 साल में अपनी कुंडली लेके आया वो ये कहता है मतलब हम 16 साल के आगे में, नहीं, मेहनत करो, वही 16 साल की आपकी मेहनत आपको उधर आगे लेके जाएगी। और अगर किसी का गुरु 9th हाउस में है तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो उसको कम मेहनत में भी ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। तो यही चीज एस्ट्रोलॉजी बताती है कि अगर आपके गुरु 9th हाउस में है तो आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी, आप किसी भी काम को करोगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। और अगर शनि 9th हाउस में है तो आपका भाग्य आपका देर से साथ देगा। अब 3rd हाउस सामने होता है 9th हाउस के, वो हमारी मेहनत और हमारे एक्शन का हाउस होता है, हम मेहनत कितनी करते हैं। तो अगर 9th लॉर्ड 3rd में बैठा है तब भी ये होगा कि बेटा मेहनत करो, आपका मेहनत ही आपका भाग्य बनाएगा, वो आपको मेहनत से ही मिलेगा। जो कुंडली है ना हमारी, उस पे कर्म और भाग्य दोनों दिया हुआ है, दोनों चीजें। वो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ भाग्यवादी सिद्धांत पे काम कर रही है, नहीं, कर्म और भाग्य दोनों दिया गया है। और आप उसको एक मैप की तरह यूज करिए कि हम कैसे कर्म करें ताकि हम वो चीज को पा सकें। जैसे क्रिकेट मैच आपने देखा होगा जब होता है 2 देशों का, तो एस्ट्रोलॉजर के पास लोग ये पूछते हैं जाके कि कौन जीतेगा। मैं उन्हें ये कहता हूं सही सवाल पूछो कि कैसे खेलें, हम कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं कि हम अपनी स्किल को आगे बढ़ा सकें, प्लैनेट की हेल्प ले सकें। वो चीज आपको मैच जितवाएगी, स्ट्रेटेजी आपको मैच जितवाएगी। तो लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है तो मेहनत तो देखो आपको ही करनी पड़ेगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प जरूर करेगी। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये साइंस दी है और खाली तो नहीं हो सकती, क्योंकि हर प्लैनेट की अपनी अपनी ग्रेविटी है, अपनी अपनी ग्रेविटेशनल पावर में वो काम कर रहे हैं। आप देखो चंद्रमा है, टाइड्स आते हैं, है ना, समुद्र में ज्वार भाटे भी आते हैं। अब सूर्य की रोशनी में खड़े हो जाओ दोपहर को 12 बजे, आपको गर्मी भी लगेगी, पसीना, पूरा इफेक्ट दिखता है। अब क्या है कि जुपिटर प्लैनेट, शनि प्लैनेट हमसे दूर हैं, इसलिए उनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं दिख रहा, पर इन फ्यूचर जब भी हमारी रिसर्च आगे बढ़ेगी तो ये भी दिखेगा कि उसका भी इफेक्ट हमारे ऊपर है, हमारी ग्रेविटी में है, और ये चीज होगी। देखिएगा, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, या मेडिटेशन में जब हम उस फेज में होते हैं, तो जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी ग्रेविटेशनल पावर हमारे ऊपर कम होती है। पृथ्वी की भी एक ग्रेविटेशनल पावर है, तभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, नहीं तो हम भी उड़ रहे होते। ऐसे ही हर ग्रह की एक अपनी अपनी ग्रेविटेशनल पावर है, वो आपको इफेक्ट दिखाती है। एक कहावत है कि जब हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी शुरू की और सीखी तो एक कहा जाता था कि कभी किसी भक्त की कुंडली का, किसी साधक की, किसी योगी तपस्वी की कुंडली का एनालिसिस मत करना, क्योंकि वो ग्रहों से परे होता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब वो भक्ति में जाता है ना, तो वो ईश्वर के सानिध्य में हो जाता है, या तो वो मेडिटेशन के फेज में होता है जब, तो वो उस ग्रेविटेशनल पावर को कम कर देता है। आपने कई बार सुना होगा कि कई साधु संत ऐसे हैं जो अपने शरीर को हवा में भी उड़ा देते थे। उनकी आप कैमरे पे फोटो खींचिए। एक लहड़ी महाराज जी थे, सिद्ध संत, कैमरे पे उनकी फोटो नहीं आती थी। आप उनकी फोटो खींचो, उनकी फोटो नहीं होगी, बाकी सबकी होगी। मतलब वो करते क्या थे? मेडिटेशन की पावर से अपने बॉडी के अंदर प्रकाश को, लाइट को रोक देते थे, क्योंकि जब तक लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों पे नहीं जाएगी तब तक आप मुझे नहीं देख पाओगे। तो वो जैसे ही लाइट आई, इतनी पावर है मेडिटेशन में कि वो जो आप 5 तत्वों पे, 5 एलिमेंट पे, अग्नि, वायु, जल, आकाश, आपके हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। और मेडिटेशन से यही व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ का जो मेडिटेशन है वो ठीक है, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनसे बचाने का काम जरूर अच्छे से करेगा। और ये एक रेमेडी है जो है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो 10 मिनट मेडिटेशन करिए, उससे आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी। और एस्ट्रोलॉजी में भी ग्रहों की रेमेडी भी है ये चीज। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम यूथ की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है? तो सबसे ज्यादा जो आजकल मैं सुन रही हूँ, यूथ को एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, ये बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा सुना जाता है कि छोटी छोटी चीज़ों पे जो है यूथ परेशान हो जाता है। जैसे
पहले के जो लोग थे वो मेंटली बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। हाँ। उनको ज्यादा चीजों से फर्क नहीं पड़ता था, और अगर कोई मुसीबत भी आती थी, कोई ऐसी चीज भी होती थी, तो वो बहुत नॉर्मलाइज कर उसको उससे डील करते थे। पर आज के टाइम पे ये जो है ये मानसिक तनाव का रूप ले रही है। तो इसमें आप क्या सलाह देना चाहेंगे यूथ को कि क्या करे? क्या कोई ऐसा आप कोई ऐसी टिप उन्हें देना चाहें, या फिर ऐसा कोई आप कुछ बताना चाहे जिससे ये इन चीजों में उनकी मदद करे और इस चीज को कम करे? डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक बहुत कॉमन हो चुका है आज के टाइम में। इसमें भी बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं। जब भी आप किसी चीज को, आप किसी एक चीज पे ज्यादा फोकस कर गए ना, लाइक आजकल क्या है, यूथ में वर्क बहुत ज्यादा करते हैं लोग, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे ऑफिस में या कहीं भी, और लगातार मनी माइंडसेट हो चुका है कि पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना है, और ज्यादा पैसे कमाना एक ट्रेंड सा बन गया है कि हम जब ज्यादा पैसे कमाएंगे तो लोग हमें इज्जत भी देंगे, सोसाइटी में हमारा नाम भी होगा। और मुझे क्या लगता है ये देखा दिखाई में भी ये चीजें बहुत बिल्कुल हो ज्यादा रही है, क्योंकि मैं लोगों को शो ऑफ करना है ना। मैं मतलब आने वाला अपने लिए था नहीं, है ना? आने वाला था इस टॉपिक पे कि बगल वाले के पास अगर फॉर्च्यूनर है ना, तो मुझे फॉर्च्यूनर से बड़ी गाड़ी ही चाहिए, तभी मेरा स्टेटस बनेगा। तो ये जो स्टेटस एक दूसरे को दिखाना, इन चीजों में भी इंसान ज्यादा डिप्रेशन में रह रहा है कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं। कंपटीशन ये चीज उसको और ज्यादा अंदर ही अंदर, कहते हैं ना, बार बार वही थॉट रिपीट होता है। और जिसका चंद्रमा कमजोर हो उसके साथ भी ये दिक्कत है, क्योंकि वो बार बार वही चीज रिपीट मोड पे बार बार सोचेगा। चंद्र केतु अगर किसी की कुंडली में युति में हो, कंजक्शन में हो, ये हम एस्ट्रोलॉजी से भी देख सकते हैं। चंद्र केतु अगर किसी का कंजक्ट हुआ या राहु के साथ चंद्रमा हुआ, तो भी व्यक्ति बहुत ओवरथिंकर होगा। आप उसको कह सकते हैं कि आप किसी भी एक चीज पे ज्यादा लगेगा ना, तो बार बार उसी को रिपीट करेगा, मुझे ये चीज चाहिए 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 चाहिए, वो उसी पे चलता जाएगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन दिखेंगे, फिर वो डिप्रेशन में जाएगा। और जब हम नेगेटिव थिंकिंग सोचते हैं ना, अंदर ही अंदर एक हार्मोन्स हमारी बॉडी में भी निकलते हैं, जो हार्मोन्स उन चीजों को करते हैं। फिर होती क्या, उसको नींद नहीं आती, नींद ना आने की प्रॉब्लम, बार बार वही सोचना। डिप्रेशन के फेज में जब जाता है, उसको कई बार अंधेरे में रहना अच्छा लगने लगता है, अकेला रहना अच्छे लगने लगता है, किसी से वो बात करना पसंद नहीं करता है। तो ऐसी दिक्कतें भी मैंने देखी। सो नहीं पा रहे हैं, नींद ना आना तो बहुत बड़ा कॉमन हो चुका है। नींद ना आना, लोग रात को सोते नहीं है, दिन में सोते हैं, बहुत अलग हिसाब हो गया है। सो 2-2 घंटे में आपकी नींद खुलती है। स्लीप साइकिल बहुत बिगड़ गई है। तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में हार्मोन भी डिसबैलेंस होते हैं। तो वो जो आपको ब्रेन को जो रेस्ट मिलना चाहिए ना, जिस टाइम पे मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा, वो मिल नहीं पा रहा है। मेरी दादी जी आज भी 80 प्लस की हैं, लेकिन वो रात को 8 बजे सो जाती हैं, सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, और अभी तक उनको कोई बीमारी नहीं। सिर्फ किससे? लाइफ स्टाइल सही करने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन आजकल यूथ में और सारी जगहों पे क्या हो गया है कि ज्यादा काम करो, ज्यादा पैसा कमाओ, तो ये सोसाइटी में वैल्यू है। तो यूथ के लिए एक ही संदेश है कि ज्यादा फ्यूचर में ना भागें और पास्ट की चीजों से सीखें। और फ्यूचर बेहतर तभी होगा जब प्रेजेंट बेहतर होगा, और प्रेजेंट आपका बेहतर जब ही होगा जब आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। जब आप किसी काम को कॉन्फिडेंस से करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वो चीज आगे बढ़ाने में मदद करती है। अब कॉन्फिडेंस का कारक सूर्य है, और जो पेशेंस है उसका कारक शनि है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन जिनकी भी कुंडली में सूर्य शनि का कंजक्शन होता है, ऐसे लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं। ऐसे लोगों को नेम फेम सक्सेस भी मिलती है। बट कुंडली में तो कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपको उसके लिए वर्क भी करना पड़ेगा, आपको काम भी करना पड़ेगा। तो धैर्य को और कॉन्फिडेंस को, दोनों को साथ लेके चलना चाहिए, और अपने दिमाग को ज्यादा सोच विचार में ना करके पर काम पे फोकस करना चाहिए। गो विद द फ्लो। अगर आप फ्लो के साथ चलोगे तो आसानी रहेगी चलने में।
और मैं तो यही कहता हूं कि आप अपना रास्ता खुद बनाएं, क्योंकि सोसाइटी में यूथ की इस प्रॉब्लम की वजह सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हमारी प्रॉब्लम है, माँ बाप भी इसके कारण हैं। माँ बाप भी इसके कारण है। उसके इतने परसेंट आए हैं, तेरे क्यों नहीं आए? कंपैरिजन बचपन से वो चीज हमें बचपन से डाली गई है हमारे अंदर कि उनके तो 95% आए हैं, तेरे तो सिर्फ 60 आए हैं। आपने देखा होगा कई लोग इस चीज को लेके आत्महत्या भी कर रहे हैं, प्रेशर, आत्महत्या तक भी जा रहे हैं कि सुसाइड नोट लिख के जा रहे हैं। उत्तम नगर में एक 12वीं कक्षा के बच्चे ने मेट्रो में मतलब कूद गया, वो मेट्रो स्टेशन तो सुसाइड नोट लिख के जा रहे हैं कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, प्लीज पापा मुझे माफ करना, मैंने जो आपसे मुझे उम्मीदें थी वो मैं नहीं कर पाई। तो मैं माँ बाप को भी ये कहूंगा कि माँ बाप को भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपका बच्चा किस टैलेंट को लेके आया है। मैं कई माँ बाप देखता हूँ, बात करता हूँ तो लगता है उन्होंने उनको एक्स्ट्रा प्रेशर दे के रखा है। एक और चीज है, अगर आपका मंगल, जैसे किसी का बच्चों का भी बर्थ चार्ट आया किसी का मेरे पास, तो मैं ऐसे कहता हूं कि आपके बच्चे का ना मंगल बहुत स्ट्रांग है, आप ना इसको स्पोर्ट्स से जरूर जोड़ के रखना, इसका स्पोर्ट्स मत छुड़वाना, ताकि अगर आप इसको स्पोर्ट्स पे जोड़ के रखोगे ना, तभी ये अपने काम का पोटेंशियल, ब्रेन का पोटेंशियल 100% दे पाएगा। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, बेटा एग्जाम आ गया, खेलना बंद कर दो, टोटल बैठ गए, पढ़ते रहो, तो उसका ब्रेन उस चीज को कैच ही नहीं कर पाता, क्योंकि उस व्यक्ति की एनर्जी ही ऐसी थी कि जब वो स्पोर्ट्स में या अपनी बॉडी को कहीं थकाएगा तब उसका ब्रेन ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो माँ बाप को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि माँ बाप भी बहुत ज्यादा प्रेशर ना दें, क्योंकि परसेंट वाले लोग आप देख लीजिए, जिनके अच्छे परसेंट है उनकी लाइफ कहाँ। बिल्कुल। आज गौतम अडानी जी अमीर शख्स में से एक हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट है, छोड़ दिया था उन्होंने कॉलेज। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास जो स्कूल गए, इवन आपके आइंस्टीन स्कूल गए ही नहीं, लेकिन सारी रिसर्च आज उनके नाम, उन्होंने इतने सारे सिद्धांत दिए हैं। बिल्कुल। तो एजुकेशन में जरूरी है कि एजुकेशन दी जाए, प्रैक्टिकल एजुकेशन ज्यादा दी जाए थ्योरेटिकल की जगह। और मैं तो ये कहूंगा कि लोगों को ना मेंटल हेल्थ का भी कोर्स करना चाहिए, या स्कूल कॉलेजेस के सिलेबस में मेंटल हेल्थ को लेके भी बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं ये चीज वीक है। लोग इमोशनली नहीं समझ पा रहे हैं। और कई बार आजकल एक और है, इमोशनल हार्ट ब्रेकअप हुआ कि डिप्रेशन में गए। और लोग ढूंढ रहे हैं, लोग तलाश कर रहे हैं कि हमें कहीं इमोशनल अटैचमेंट मिले, अकेलापन ज्यादा लग रहा है लोगों को। तो इन लोगों को मैं ये कहूंगा कि आप ना थोड़ी देर के लिए यूथ को मंदिर जाना चाहिए, जिम जाना चाहिए, या कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स जरूर खेलना चाहिए। ये आपके मंगल शनि प्लैनेट को भी बैलेंस करेगा और आपको हेल्दी भी रखेगा। ठीक है, तो आप मंदिर जाएं, थोड़ी देर मंदिर में बैठें, थोड़ी देर वहां की एनर्जी को महसूस करें। आप पहाड़ों पे जाएं, कभी मौका मिले थोड़ी देर वहां बैठें। अपने आसपास जितनी ग्रीन चीजें हों उनको ज्यादा रखें, क्योंकि ग्रीनरी हमारा मरकरी प्लैनेट है, ग्रीन कलर मरकरी प्लैनेट। आप जितना ग्रीनरी के आसपास रहोगे ना, आप मेंटली शांत रहोगे। अब कभी भी देखो पहाड़ों पे जाके आपको शांत क्यों लगता है कि हाँ मेंटली हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे ब्रेन अपने आप हरा रंग देख के शांत होता है। वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बाहर से अंदर, हमारे अंदर की चीजें हैं ये सारी, वो चीजें हो रही हैं। तो ये है यूथ को संदेश, और माँ बाप को भी, बच्चों को भी, कि सभी एक दूसरे को समझें। और एक चीज की और कमी आई है, माँ बाप ने कुछ ज्यादा भी केयर दे दी बच्चों को, बहुत छुई मुई बच्चे बना दिए। छुई मुई एग्जैक्ट वर्ड आपने कहा, कि उनको ना लाइफ में स्ट्रगल फेस करने भी नहीं दिया गया। कोई प्रॉब्लम है, माँ बाप करके दे रहे हैं, हर चीज पे डिपेंड है वो। हाँ,
क्या करना है, अरे हमारा बेटा तो कर ही नहीं पाएगा, उसको घर के अंदर रख रहे हैं, अरे बेटा तू तो कर ही नहीं पाएगा। मैं कहता हूँ उन्हें फ्रेस करने दो चैलेंजेस। व्यक्ति जितने ज्यादा चैलेंजेस फ्रेस करेगा उतना स्ट्रांग बनेगा, उतना स्ट्रांग बनेगा। बिल्कुल। और कई बार उसको अकेला भी छोड़ना भी अच्छा है कि हार्ट ब्रेक हो गया ना, ठीक है चल कुछ दिन रह ले, अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। विकास देवकीर्ति जी ने एक बात कही थी, उनके रील में सुनी थी कि व्यक्ति का 2 बार तो हार्ट ब्रेक होना चाहिए, 2 बार ब्रेकअप होना चाहिए लाइफ में, तो उसे समझ आ जाता है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो स्ट्रांग होना है, आप अपने मानसिक मनोबल को ज्यादा महत्व दें। जो व्यक्ति अब मानसिक रूप से स्ट्रांग होगा वही आगे सरवाइव कर पाएगा। बिल्कुल। तो बात लाइफस्टाइल की चल रही है, तो लाइफस्टाइल में एक जो मेन रोल प्ले है वो खान पान का भी है। तो आप खान पान से अगर मैं बोलना चाहूँ कि नॉन वेजिटेरियन भी है, पीने से आप समझते ही हैं कि नशे पते भी आजकल जो यूथ है वो कर रही है, लोग कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे ग्रहों पे इफेक्ट पड़ता है। ग्रहों पे भी इफेक्ट पड़ता है और लाइफ में भी। अब देखिए व्यक्ति नशे की ओर जा क्यों रहा है, कारण क्या है? स्ट्रेस। कोई भी मादक पदार्थ, जैसे आप ड्रिंक की बात करें या और भी जो भी, उसको लेने के बाद होता क्या है? व्यक्ति अपने आप को भूलता है, शांत होता है थोड़ी देर के लिए, उसको अपना ही तनाव कम होता है, अपना ही स्ट्रेस कम होता है, तो वो लेने के बाद ना वो स्ट्रेस लूज महसूस करता है, इसलिए वो जाता है बार बार इन चीजों का सेवन करता है। और आप देखो जितने भी लोग लेने के बाद वो एकदम उनकी कॉन्शियस ही काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो लेने के बाद सब भूल गया, दिमाग हो गया शांत, कुछ हार्मोन बॉडी में आ गए, कुछ हार्मोन डाउन हो गए और वो एकदम शांत है, बैठा रहेगा पूरा दिन ऐसे ही, अंदर के मजे में आ गया वो, उसको लग रहा हाँ ठीक है। फिर जैसे ही वो नशा कम होता है उसको फिर एक्टिव मोड पे आता है कि फिर क्या करें, फिर क्या करें, रियलिटी फेस करनी पड़ती फिर है, क्या करें, फिर क्या करें, फिर वो वापस से उसी मोड पे जाता है। और ऐसा करते करते ना बॉडी को आराम की हो जाती है आदत, इसलिए वो चीज का वो एडिक्ट हो जाता है। और ये एडिक्शन देखना है तो आप कुंडली पे राहु की पोजीशन देख लीजिए। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तो बहुत पुराने समय से ये चीज चलती आ रही है। हाँ। जैसे ये धूम्रपान का सेवन कोई अब से नहीं कि मैं अगर बोलूं कि नहीं हमारी जनरेशन ही कर रही है, नहीं, ये बहुत पीछे से चलता आ रहा है। तो ये इसी वजह से, क्योंकि आज के टाइम पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो यूथ है ये कूल दिखने के लिए ये सब करती है, बट मुझे जहां तक इसमें कुछ कूल वाला तो कोई चीज नहीं लगती। तो आपका क्या कहना है इसमें कि मतलब कुछ तो वजह रही होगी कि इतना पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज आगे आती जा रही है? शुरुआत तो कूल से होती है लेकिन वो बाद में एडिक्शन पे बदल जाती है, ये तो आप भी मानते हो। बिल्कुल। कई बार फ्रेंड सर्कल ही होता है उसका कारण, अरे तू ये नहीं करता, अरे जा सही, अरे तू हमारी सोसाइटी में नहीं है, अरे तूने ये नहीं किया, तू नहीं आएगा पार्टी में भाई, हाँ तू नहीं आएगा पार्टी। तो आजकल पार्टी कल्चर ही हो गया, तो कुछ बेचारा मजबूरी में भी शुरू करता है, फिर धीरे धीरे वो एडिक्शन में बदल जाती है। पर जब एडिक्शन में बदल जाती है लोग वही छोड़ देते हैं उसको, फिर ना दोस्त ना वो, क्योंकि उसको बार बार उन चीजों के लिए पैसे चाहिए, वो बार बार फिर आएगा मांगने के लिए। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, बट कल्चर नहीं था पहले ओपनली उतना कल्चरेबल पार्टीज नहीं होती थी, पार्टीज में ड्रिंक सर्व नहीं होती थी, क्योंकि थी भी नहीं। धीरे धीरे समय के साथ उन चीजों में भी खोजें हुई, नशीले पदार्थों को भी अच्छा बनाया गया, अट्रैक्टिव बनाया गया, फिर उसको सोसाइटी से, मतलब बिजनेसमैन की एक खासियत क्या होती है ना, वो ना साइकोलॉजी से देखता है, वो साइकोलॉजी पे जाता है कि सामने वाले की साइकोलॉजी को हम कैसे बदलें, और वो उसको ना स्टेटस, आज आप देखो हर चीज को आप स्टेटस सिंबल से जोड़ दो। आज की डेट में बहुत सारी चीजें आपका जो हमारी जिंदगी में नहीं है जरूरी, लेकिन वो आपका स्टेटस सिंबल है। बहुत सारी चीजें हैं आपकी लाइफ में, महंगे ब्रांड्स लोग स्टेटस के लिए यूज करते हैं, भले उनको जरूरत नहीं है उस चीज की, लेकिन ये कि हम 4 लोग क्या कहेंगे हमें देख, तो वो जो 4 लोग हैं ना उनको दिखाने के लिए वो चीजें ज्यादा हो रही हैं। तो इस मामले में भी, नशे के मामले में ये चीज है कि सोसाइटी भी कहीं ना कहीं उस चीज के लिए जिम्मेदार है, फ्रेंड सर्कल भी जिम्मेदार है, संगत भी जिम्मेदार, इसलिए कहते हैं संगत अच्छी तो सब अच्छा।
संगत बुरी तो सब बुरा। संगत बुरी तो सब बुरा। एक अच्छा दोस्त आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता है कि नहीं ये सब चीजें गलत हैं, तो बजाय कि बुरे दोस्तों से आप मंदिर जाने वाले दोस्तों का साथ करें। पर मंदिर जाने वाले दोस्त बोरिंग लगते हैं ना अरे ये क्या है। बट पता है क्या है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जो मेरा भी ग्रुप है, मैं भी मतलब मेरा भी यूथ में उठना बैठना है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बुरी चीजें ना बहुत जल्दी आप पे इफेक्ट आती है। जैसे आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो किसी बुरी चीज से। अगर मैं कंपैरिजन करूँ अच्छी चीज से, अगर कोई मुझे बोलेगा कि भाई तू ये मंत्र पढ़ना शुरू कर, इसमें बोला, तो मुझे वो बोरिंग लगेगी बात। और अगर मुझे कोई बोलेगा यार तूने ये वाली बियर पी थी, तूने ये करा था, तो वो वहां पे ज्यादा अट्रैक्शन है, ऐसा भी कुछ आया है हमें पता नहीं यार, उसकी बात में इंटरेस्ट बहुत जल्दी जाता है। अगर मैं कंपेयर करूं कि अगर कोई मुझे पूजा पाठ और बोरिंग ये सबसे बड़ा वर्ड है। अगर आप अपने ग्रुप में बैठ के कोई ऐसी बात करोगे तो वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। पहली बात क्या होता है, आप कहीं इस कमरे पे बैठे हो, ठीक है, आप 4 दिन इस कमरे में झाड़ू ना लगाओ, 2 दिन ना लगाओ, अपने आप गंदा हो जाएगा। बिल्कुल। आपको उसको साफ करने के लिए झाड़ू लगाना पड़ेगा, पर गंदा करने के लिए क्या करना होगा? कुछ भी नहीं अपने आप होगा। ऐसा ही हमारा मन होता है। सही बात। ऐसा ही हमारा मन होता है कि इसको ना अच्छी चीजें देनी पड़ती हैं, इसको अच्छे थॉट देने पड़ते हैं, इसको अच्छी जगह लगाना पड़ता है, क्योंकि इसको भी कंफर्ट चाहिए, इसको भी बड़ा मजा आता है खाली बैठ के सोने में है ना, कोई भी शॉर्टकट अपनाने में। लेकिन क्या होता है ना, जो अच्छी चीजें हैं वो हमेशा आपसे टाइम मांगती हैं, कोई शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का। आप कोई भी मंत्र, जैसे आपने कहा कि हम मंत्र करें तो बोरिंग काम लगेगा, आपको स्टार्टिंग में जरूर बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आपने एक बार कर दिया ना 1-2 महीने कॉन्टिन्यूअस, फिर आपको मंत्र जो सुकून देगा ना, बिल्कुल वो दूसरी चीजें नहीं देगी। बट वो जो 1-2 महीने की प्रोसेस है ना, वो इंसान देना नहीं चाहता, उसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। वो इंस्टेंट, आप एलोपैथी दवाई आप बीमार हुए होगे, आपने ली होगी, लेकिन आपको साइड इफेक्ट भी पता होंगे, तुरंत असर तो करती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? हमारी किडनी भी खराब हो सकती है, हमारा लीवर भी खराब हो सकता है। ऐसे ही ये चीजें भी हैं। जो भी चीज आपको शॉर्ट टर्म में अट्रैक्टिव लगे ना, आप समझ जाना लॉन्ग टर्म में ये परेशान करेगी। और जो चीज आज आपको तकलीफ दे रही है ना, ये समझ जाना आगे जाके बहुत लाभ, कल जाके भविष्य में यही चीज मुझे लाभ देगी। आज आपको कहा जाए कि मीठा मत खाओ, तकलीफ होगी, आज बुरा लगेगा, फास्ट फूड मत खाओ, बुरा लगेगा। लेकिन आप अगर 2 साल 4 साल 5 साल कॉन्टिन्यूअस फास्ट फूड का इस्तेमाल करोगे तो आपकी आंतें जवाब दे देंगी। बिल्कुल। आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा और आपको कैंसर तक भी रिसर्चेस हुई हैं, ये फूड प्रोडक्ट्स कितने ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए आप सिंपल सी एक चीज ही समझो, आज का काम जो हमें थोड़ा, आपको बोला जाए सुबह उठ के रनिंग करने के लिए, कितनी तकलीफ होगी कि आप सुबह उठें और जिम जाएं या रनिंग करें। आलस। लेकिन आपको भी ये पता है कि अगर हम सुबह उठे जिम गए तो हम हेल्दी तो रहेंगे, 4 दिन बढ़ ही जाएंगे, बॉडी से पसीना भी निकलेगा। और अगर एस्ट्रोलॉजी की भी बात की जाए तो जब आपकी बॉडी से पसीना निकलता है, जब आप मेहनत करते हैं, तो भी आपका शनि अच्छा होता है, आपका मंगल अच्छा होता है। तो आप चाहे कुछ भी करें, आपको अल्टीमेटली रिजल्ट आना वही है, रिजल्ट आपको वही आएगा। इस चीज का ध्यान रखें। रतन भी मतलब जैसे रतन वगैरह कोई हो तो उसकी क्या मतलब कैसे रिलेट करते हैं एस्ट्रोलॉजी से हम रत्नों को, और ये सच में मतलब कोई लाभ देते हैं, ये लाइफ की स्ट्रगल्स कम करते हैं? देखिए, आप पानी पीते हो, पानी में आपको पता है कि कौन से कंटेंट होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। लेकिन अब इसमें हाइड्रोजन दिखती नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं दिखती, पर है, सिर्फ पानी दिखता है ना, पर है। साइंस कहती है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक मात्रा में मिले और वो पानी का निर्माण किया। आपने उस पानी को पिया, आपके बॉडी को उस पानी से क्या मिली? एनर्जी मिली। ऐसे ही रत्न भी हमें एनर्जी ही देते हैं। जमीन के नीचे जैसे हीरा बनता है ना,
आपको पता है हीरा कार्बन का रूप है, कार्बन आगे बढ़ते बढ़ते रासायनिक क्रियाएं होते होते वो हीरे में कन्वर्ट होता है। हीरा क्या है? शुक्र का रत्न है। हीरा शुक्र का रत्न माना जाता है। अब हीरे में क्या है? कार्बन की मात्रा है और बहुत कठोर होता है, सबसे कठोर चीज है हीरा, टूटता नहीं आसानी से। तो जब आप हीरा पहनते हो तो आपकी बॉडी में ना कार्बन जाता है, सूर्य की किरणें रत्नों पे पड़ी, वो आपकी बॉडी में त्वचा के माध्यम से होके अंदर गई। ये कलर थेरेपी आपने सुनी होगी, एक वर्ड कलर थेरेपी भी की जाती है। मैं यही पूछने वाली थी। तो जो रत्नों का कलर है ना, अब पन्ने का देखिए ग्रीन कलर, सारे रत्न उसी कलर के हिसाब से हैं। उसकी एनर्जी आपको अंदर बॉडी में जाती है। आपकी बॉडी में विटामिन डी अगर कम है, सूर्य आपका कमजोर है, जिसका सूर्य कमजोर होगा उसकी बॉडी में बार बार विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। तो ऐसे व्यक्ति अगर माणिक रत्न धारण करें तो उनकी बॉडी में उस एलिमेंट को वो फुलफिल होता है। ये ऐसे काम करते हैं, ये साइंटिफिक लॉजिक से काम करते हैं। बाकी ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि इसको पहनते ही आपके पास करोड़पति हो जाएंगे, आप करोड़ों रुपए आ जाएंगे आपके पास। लेकिन अगर आपने इसको यूज किया, आपने मंत्र को यूज किया, अपने रत्नों का यूज किया, तो ये आपकी बॉडी की ही एनर्जी को बढ़ाएंगे, जिससे आप काम अच्छा करेंगे। और जब आप काम अच्छा करेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा आएगा। ये है रत्नों का काम करने की प्रोसेस। मोती रत्न है, मोती रत्न चंद्रमा का रिप्रेजेंटेटिव है। जिसका भी चंद्रमा कमजोर हो, आप मोती रत्न उसको पहनाए तो उसका मानसिक रूप से उसकी जो इमोशनल इम्बैलेंस है वो सही होने लगता है। तो ये रत्न ऐसे काम करते हैं। हर रत्न का एक साइंटिफिक फॉर्म है, साइंटिफिक रूप से। रत्न की एक अपनी ऊर्जा है, रत्न की एक अपनी एनर्जी है। और अगर आपकी बॉडी में वो एनर्जी कम है तो आप रत्नों का यूज करके उसको फुलफिल कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। इनसे मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा। मैंने एक नीलम सजेस्ट किया था अपने क्लाइंट को। फिर नीलम पहनने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपको इफेक्ट क्या हुआ। वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते थे। तो मैंने कहा इफेक्ट बताइएगा मुझे पहनने के बाद क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं ना सुबह 7 बजे उठ के पढ़ता था और उठने में थोड़ा सा मुझे ना आलस ज्यादा आता था। लेकिन जब मैंने नीलम पहना उसके बाद मेरी थोड़ा सा मुझे बॉडी में एनर्जी अच्छी लगी और मैं 5 साढ़े 5 बजे सुबह उठने लगा। क्योंकि मुझे 10 बजे ऑफिस भी जाना होता था तो मेरे पास पढ़ने का टाइम कम होता था। तो मैं जब सुबह 5 बजे उठने लगा, 5:30 बजे, तो मैं पढ़ने 1 घंटे ज्यादा पढ़ने लगा, मैं 1 डेढ़ घंटे। तो फर्क किससे पड़ा? उस 1 डेढ़ घंटे की पढ़ाई से। फिर वो सेलेक्ट हो गए और बड़ी पोस्ट पे। ये ऐसे फायदा करते हैं रत्न। मैं क्योंकि अपने क्लाइंटों से भी पूछता रहता हूं कि आपको पहनने के बाद कैसा महसूस हुआ, तो वो ये फीडबैक वही देते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ। कई लोग हैं अगर गलत रत्न पहना जाए तो वो नुकसान भी करता है। क्योंकि मैंने खुद, जैसे मेरी जो कुंडली है उसके अकॉर्डिंग मुझे नीलम की जो एनर्जी है वो मुझे सूट नहीं करती, क्योंकि मैं सूर्य वाला हूँ। अच्छा, थोड़ा सा अपोजिट है ना, शनि और सूर्य थोड़ा सा एक अपोजिट एनर्जी के प्लैनेट होते हैं। तो मेरी जो सूर्य सिंह लग्न है, तो वो जो सूर्य की एनर्जी है उसमें, तो मैंने सोचा कि ये होता कैसे। मैंने उसको पहना। उसको पहनने के बाद मैं 2-4 घंटे में ही मुझे वो घबराहट होने लगी। उसके बाद मैंने फिर दोबारा ट्राई किया कि दोबारा कैसे पहनते। तो मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग जगा हुआ सा, नींद आई मुझे कि मेरा ब्रेन एक्टिव है, मैं भले लेटा हूं। फिर एक बार और मैंने एक दिन में निकाल दिया। फिर मैंने एक बार और पहना, तो उससे ना मुझे थोड़ा सा ब्रेन में यहां पीछे दर्द शुरू हो गया। और ऐसा दर्द मुझे पहले कभी नहीं हुआ, और वो 1 वीक में जल्दी जल्दी हुआ, 2-3 बार 1 वीक के अंदर। तो मैंने कहा यार, लगता है मुझे हो सकता है ये नीलम का साइड इफेक्ट हो सकता है। फिर मैंने वो नीलम निकाल के रख दिया। तो गलत रत्न आपको बीमार जरूर कर सकता है और इफेक्ट जल्दी दिखाएगा, और सही रत्न आपको एनर्जी भी अच्छी देगा और हो सकता है कि आपकी लाइफ को चेंज भी कर दे। ये एक्टिवेट और डीएक्टिवेट क्या है रत्नों में? मतलब कुछ ऐसा भी होता है कि एक्टिवेट करना पड़ता है कोई रत्न? जैसे मैंने बहुत लोगों से सुना है जो रुद्राक्ष होता है वो एक्टिवेट करना पड़ता है, अभिमंत्रित करते हैं। हाँ, एक्टिवेशन, अभिमंत्रित, हमारी भाषा में उसे अभिमंत्रित करना बोला जाता है। अच्छा, देखिए, आपने मंदिर बनते हुए देखा होगा। मंदिर होता है,
मंदिर में जो भी मूर्ति होती है सबसे पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। हाँ। की जाती, एक दिन डिसाइड होता है, फिर उसमें आवाहन किया जाता है, एक प्राण प्रतिष्ठा करके उस मूर्ति को स्थापित किया जाता है, तब माना जाता है कि ये मूर्ति। जैसे आप नवरात्रि में 9 दिन देवियां रखी जाती हैं, तो जो पहला दिन होता है उसमें माता का आवाहन किया जाता है, और जब 9 दिन हो जाते हैं विसर्जन के दिन, उनको ये कहा जाता है कि माता जी अब आप जाएं, और फिर उसके बाद वो उसको विसर्जित किया जाता है। इस प्रक्रिया को भी रत्नों में, रुद्राक्ष में या इन चीजों में मंत्रों के माध्यम से उसको एनर्जाइज किया जाता है, उसको एक्टिवेट किया जाता है। ये चीज होती है। उसके फर्क, काम करने के फर्क में और असर में चेंजेस आते हैं। जो अभिमंत्रित चीज होगी वो आपको ज्यादा असर करेगी। अभिमंत्रित की बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। कई बार उसको अनाज में रखा जाता है, कई बार कच्चे दूध में, अनाज में, गंगा जल में, ये चीजें भी की जाती हैं। फिर उसमें मंत्रों का पाठ भी किया जाता है, जाप भी किए जाते हैं, धारण की तो वो जो जाप किए जाते हैं वो मंत्रों की एनर्जी है जो उसको मिल रही है, तो उसमें मंत्रों की एनर्जी आती है।